हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का 12th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है सिक्स्थ मौर्योत्तर काल। तो आज इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मौर्योत्तर काल किसे कहते हैं और क्या है कि ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम में जरूर आएगा। क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्या है आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि मौर्य वंश क्या था। तो हम पहले मौर्य वंश से शुरू करेंगे, फिर क्या है कि मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मौर्य वंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो मौर्य वंश था वो बहुत शक्तिशाली वंश था और जो इसकी स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। और क्या है कि जो ये वंश था इसने क्या है कि भारत पे 137 साल तक अपना शासन किया था। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें आपको ये याद रखना है कि जो मौर्य वंश था उसकी किसने स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कब की थी? 322 ईसा पूर्व। और कितने सालों तक उन्होंने राज किया? 137 सालों तक। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू टाइप में कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य की इमेज है। ओके, तो आगे हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, आज का बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आज के पटना शहर के पास थी। और इसमें यह बताया गया है कि जो मौर्य वंश था उसकी स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके जो मंत्री थे चाणक्य, उसका बहुत बड़ा योगदान था। और क्या है कि इन्होंने शासन कहाँ किया था? मगध में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और जो कि क्या है कि गंगा नदी के किनारों में बसा हुआ है। और जो ये मगध है आज के टाइम में बिहार और बंगाल के क्षेत्र में पाया जाता है। और जो इसकी राजधानी थी पहले उसका नाम था पाटलिपुत्र, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैप के थ्रू क्या है कि जो मौर्य वंश था उसने कहाँ कहाँ शासन किया था। तो ये पूरा मैप इसमें दिखाया गया है, जैसे आप ये देख सकते हैं। कुरु, पंचाल, अवंती, कौशल, मगध। और जो मगध था बहुत शक्तिशाली राज्य था। और नेक्स्ट देख लेते हैं, जो मौर्य वंश था उसमें कौन कौन से राजाओं ने देश में शासन किया था। तो पहले क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या है कि मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इनका जो टाइम पीरियड है यानी कब तक इन्होंने शासन किया था, तो आप ये देख सकते हैं 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। और क्या है कि इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये इनका नाम है, अलग नाम से जाना जाता है मतलब। और इसमें आपका जो नेक्स्ट शासन जिन्होंने किया था वो है बिंदुसार। जो इनकी जो समय सीमा है वो आप ये देख सकते हैं 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और इनको अलग नाम से भी जाना जाता है। जो बिंदुसार है उन्हें अमित्रघात और सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है अपने अशोक। ये बहुत प्रतापी राजा थे और बहादुर राजा थे। जो इनका शासन रहा है वो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा है। और इन्हें अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं देवाना प्रियदर्शी। और नेक्स्ट है प्रियदर्शी, बुद्ध शाक्य, अशोक वर्धन। यानी क्या है कि इनको इन नामों से भी जाना जाता है। और आप ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि आप कोई भी आगे एसएससी या गवर्नमेंट जॉब की भी आप तैयारी करते हैं तो वहाँ भी आपको काम आएगा। और अब देख लेते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। और बेसिकली इसमें क्या है कि जो मौर्य वंश था वो नष्ट हो गया था, यानी वो समाप्त हो गया था। तो फिर क्या है कि मौर्योत्तर काल का उदय होता है। इसमें क्या है कि जो विदेशी राजा होते हैं वो भारत देश पर आक्रमण करते हैं। तो बेसिकली इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। मौर्योत्तर काल वह काल है जो मौर्य साम्राज्य में 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शुरू होता है। यानी जो क्या है कि जो मौर्योत्तर काल है उसकी जो समय सीमा है वो बताई गई है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक क्या है कि मौर्योत्तर काल रहा था देश में। ठीक है, इस काल में सिक्के का उत्पादन भारत में हुआ। मौर्योत्तर काल को सिक्का निर्माण काल भी कहा जाता है, अर्थात सिक्के का उत्पादन इसी काल से प्रारंभ हुआ। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो मौर्योत्तर काल था उसे क्या है कि सिक्के का उत्पादन का काल भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो कोइंस थे उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिक्के का उत्पादन का काल। ठीक है, आप याद रखना। तो आपके एग्जाम में एक अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिक्के का उत्पादन किस काल में हुआ। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मौर्योत्तर काल। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। क्या है कि यदि किसी स्टूडेंट को ये पीपीटी चाहिए तो क्या है कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा,
आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंत होने के बाद अब मगध की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न होने लगी। भारत के उत्तरी पश्चिम घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्य की स्थापना करने लगे। दक्षिण भारत में भी कई सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। यानी इसमें यह बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य के अंत के समय जो यह मगध राज्य था वो छिन्न भिन्न हो गया और बिखर गया, क्योंकि क्या है कि दूसरे देश के जो राजा थे उन्होंने क्या है कि भारत पर आक्रमण कर दिया था। जैसे कि आप ये देख सकते थे, क्या है कि भारत में किसका आक्रमण हुआ था, विदेशी आक्रमणकारियों का, तो आप समझ गए होंगे। और उस समय क्या है कि भारत में अलग अलग राज्यों की स्थापना की गई और दक्षिण भारत में भी कई सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। तो ये क्या हुआ, जो ये विदेशी आक्रमणकारी थे इन्होंने भारत पे आक्रमण किया और क्या है कि जो दक्षिण भारत है यानी कई सामंतों ने वहाँ अपना राजपाट स्थापित कर लिया। और इसका जो परिणाम हुआ, जो ये मगध साम्राज्य था वो बिखर गया। किस कारणवश, जैसे ये विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने जब आक्रमण किया तो उन्होंने मगध राज्य को तहस नहस कर दिया। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है। ओके, और आप ये देख सकते हैं, मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो ये मगध साम्राज्य था वो कहाँ पे था। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। और जो ये शुंग वंश है इसकी स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। तो आप इसे याद रखना, यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था। और क्या है कि जो ये पुष्यमित्र था ये किसका सेनापति था, बृहदत्त का। आप इसे भी याद रखना। ठीक है, इसने बृहदत्त की हत्या कर दी और उसके बाद मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। और इसमें यह बताया गया है कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसने क्या है कि बृहदत्त की हत्या कर दी और क्या है कि देश में शुंग वंश की उसने स्थापना की। यही बेसिकली इसमें बताया गया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या है कि शुंग वंश के जो शासक थे यानी पुष्यमित्र, ये उनकी इमेज है। यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश है जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया। और क्या है कि जो ये पुष्यमित्र है वो क्या है, एक ब्राह्मण राजवंश है जिसने क्या है कि मगध पर पहली बार अपना शासन किया था। इसने अपनी राजधानी विदिशा एमपी को बनाया। ये जो पुष्यमित्र थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, विदिशा में, एमपी में। जो ये विदिशा है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा जाता है क्योंकि इसने अपने शासन काल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। और क्या है कि जो पुष्यमित्र शुंग है उनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, बौद्ध द्रोही। बौद्ध द्रोही इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अपने इन्होंने शासनकाल में बहुत सारे क्या है कि जो बौद्ध स्तूप थे उनको इन्होंने नष्ट करवा दिया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बौद्ध द्रोही। इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा और उसने बाद में कई स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया। और इसमें यह बताया गया है कि जो पुष्यमित्र था उन्होंने अपने अंतिम समय में स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया। और पहले क्या है, उसने तो पहले स्तूप नष्ट करवा दिए, फिर क्या है कि बाद में उसे ये पता लगा कि ये महान चीज़ें हैं तो उन्होंने क्या किया, स्तूपों का दोबारा निर्माण करवाया। तो आप ये देख सकते हैं स्तूप है। ठीक है, जिसमें से मध्य प्रदेश का बरहूत स्तूप का पुनर्निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, जो कि पहले लकड़ी का बना हुआ था, इसने इसको पत्थर का करवाया। जैसे आप ये देख सकते हैं बरहूत स्तूप, ये पहले क्या है, लकड़ी का बना हुआ था, फिर बाद में क्या है कि जो ये पुष्यमित्र शुंग था उसने दोबारा पत्थर से बनवाया। ओके, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। जैसे आप ये देख सकते हैं इसकी इमेज। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया जिसके पुरोहित पतंजलि थे। और क्या है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने एक यज्ञ भी करवाया था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या था, जो इसके पुरोहित थे वो कौन थे, पतंजलि। और इन तीनों में देख लेते हैं क्या बताया गया। इसमें बेसिकली ये बताया गया कि जब शुंग वंश था यानी जो पुष्यमित्र था उसने जब देश में शासन किया तो उस समय क्या है कि कुछ बुक्स लिखी गई थी जो कि इसमें राइटर के नाम बताए गए हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। और क्या है कि जब पुष्यमित्र का शासन था तो उस समय क्या है कि जातक ग्रंथों की रचना की गई थी, जो कि क्या है, बौद्ध धर्म का पुस्तक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, जातक कथा में बेसिकली क्या है, जो बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता है उनकी कथाएं लिखी होती हैं। और नेक्स्ट है अपना, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। और जो पतंजलि है उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था महाभाष्य। और नेक्स्ट है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। और जो पाणिनि थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, अष्टाध्यायी। तो आप ये देख सकते हैं इमेज को। ठीक है, और नेक्स्ट है, मनु ने स्मृति लिखी। जो एक मनु राइटर थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है मनु स्मृति। इसमें क्या है कि कुछ विचारधाराएं हैं जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है वही लिखी गई हैं। और नेक्स्ट है अपना, इसके समय 2 युवन विदेशी आक्रमण हुए
दोनों ही वन आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई। यानी इसमें ये बताया गया है कि पुष्यमित्र ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें क्या है कि वो दोनों में वो जीत गया। तो आप ये देख सकते हैं 2 आक्रमण हुए थे, तो आप ये देख सकते हैं पहला किससे हुआ था, उसका लड़ाई डेमेट्रियस, और सेकंड क्या है जिसका नाम जिससे लड़ाई हुई थी उसकी मिनांडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिलिंद भी बोलते हैं। और दोनों ही वॉर में पुष्यमित्र की विजय हुई थी। तो आई होप दोस्तों जो मैंने आपको ये पढ़ाया है 6th लेसन यानी जो पूर्वोत्तर काल है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी आपको वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आपको ईजिली इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और क्या है कि मैंने कुछ नोट्स भी दे रखे हैं, और TMA भी यदि आपको डाउनलोड करना है तो मैंने वीडियो में उसका लिंक दे रखा है वेबसाइट का, आप इजीली वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको कोई भी क्वारी है जैसे एडमिशन को लेकर के, TMA, प्रैक्टिकल और नोट्स को लेकर, तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं हमारी टीम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ।